जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से, जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इस सब्जेक्ट में हम प्रोजेक्ट को मैनेज करेंगे, प्रोजेक्ट को किस तरीके से डेवलप किया जाता है और किस तरीके से उसके ऊपर काम किया जाता है। ये चीज़ें हमने यहाँ पे इन चीज़ों को सीखना है। तो आइए शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 1, इसमें हम देखेंगे आज मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट्स और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को आज हम यहाँ पे देखते रहेंगे। जी, व्हाट इज प्रोजेक्ट? जैसे कि पहले भी बात हुई थी लास्ट लेक्चर में भी कि प्रोजेक्ट जो है ये डिफरेंट कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल होता है, जिसको हम मॉड्यूल्स का नाम भी देते हैं। और ये कोई सिंगल टास्क नहीं होता, इसमें काफ़ी सारे टास्क होते हैं, काफ़ी सारे काम होते हैं जो आपको करने पड़ते हैं। तो प्रोजेक्ट एक ऐसी कोशिश है, ऐसा काम है जिसको करने से आप कोई यूनिक प्रोडक्ट या सर्विस या आप रिजल्ट हासिल करते हैं। यानी तीन चीज़ें ये हमारे सामने हैं, प्रोडक्ट है, सर्विस या रिजल्ट है। यानी प्रोजेक्ट ऐसा टास्क है जिसको परफॉर्म करने से आप कोई प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं, कोई सर्विस बना सकते हैं या कोई रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। और यहाँ पे एक लफ्ज़ है टेम्पोररी एंडवेयर। टेम्पोररी एंडवेयर का मतलब ये है कि ये जो काम है, ये जो आप कोशिश कर रहे हैं, ये जो आप टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, ये आपके आर्जी होंगे, कोई लॉन्ग लास्टिंग नहीं होंगे या बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के लिए आपने ये काम नहीं करना। ये जो काम आप प्रोजेक्ट डेवलप करने का कर रहे हैं, ये एक थोड़े से वक्फे के लिए कर रहे हैं, थोड़े से टाइम के लिए कर रहे हैं और लिमिटेड टाइम में कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा इसको लेंथी नहीं कर सकते। तो दिस इज द प्रोजेक्ट, यानी थोड़े से टाइम के लिए शुरू होने वाली एक कोशिश है जिसके जरिए से आप कोई यूनिक, एक लासा नहीं, कोई चीज आप बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, सर्विस बनाते हैं या आप कोई रिजल्ट हासिल करते हैं। तो उस कोशिश को हम प्रोजेक्ट का नाम देते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो बहुत सारी और भी चीज़ें इससे रिलेटेड है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी इदारा है, तो उसने अपने बिजनेस को कंटिन्यू करना है, वो अपने बिजनेस के लिए ये काम कर रही है, तो उसके लिए भी जो है ये उसका जो ये काम चल रहा है, उसकी जो कोशिश चल रही है, ये उसके लिए एक प्रोजेक्ट है। तो दिस इज द प्रोजेक्ट। मजीद प्रोजेक्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ऑपरेशन। यहाँ पे अगर हम देखें स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट और ऑपरेशन में फ़र्क को देखें तो हमारे सामने ये चीज़ वाजे हो जाती है कि दे एंड व्हेन देयर ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन रीच्ड, के प्रोजेक्ट जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं जब आप जिन मकासद के लिए, जिन ऑब्जेक्टिव्स के लिए आपने प्रोजेक्ट को शुरू किया था वो आपने हासिल कर लिए। तो जब वो ऑब्जेक्टिव हासिल हो जाते हैं तो देन जो है आपका प्रोजेक्ट जो होता है वो खत्म हो जाता है। अब अगर उसकी दूसरी तरफ हम ऑपरेशंस को देखें तो ऑपरेशंस हमारे चलते रहते हैं। तो पॉसिबिलिटी होती है कि आपका ऑपरेशन एक काम किया, फर्दर आपको कोई और काम करना पड़ जाए या किसी और तरीके से आपको कोई काम करना पड़ जाए। तो बहुत सारे ऑपरेशन जो है, ये बहुत सारे टास्क आप परफॉर्म करते रहते हैं। लेकिन जो प्रोजेक्ट होता है उसका ये चीज़ उसके लिए लाजमी है कि जब उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके मकासद या आप डेस्टिनेशन को हासिल कर लेते हैं तो फिर आपका जो प्रोजेक्ट है वो एंड हो जाता है। प्रोजेक्ट कैन बी लार्ज और स्मॉल एंड इन्वॉल्व वन पर्सन और थाउजेंड्स ऑफ पर्सन। मजीद प्रोजेक्ट की डेफिनेशन है
कि प्रोजेक्ट्स जो हैं ये छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं, उसमें कोई एक बंदा भी शामिल हो सकता है या एक से ज्यादा पर्सन भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ये भी प्रोजेक्ट की डेफिनेशन। इसी तरह दे कैन बी डन इन 1 डे और टेक ईयर्स टू कंप्लीट, और एक दिन में भी हो सकता है या कुछ साल भी लग सकते हैं उस पर। कि ये जो प्रोजेक्ट है ये मतलब ये कि जरूरी नहीं है कि एक ही बंदा उसको करेगा, एक से ज्यादा का बंदे भी कर सकते हो, थोड़ा सा टाइम भी उसके ऊपर लग सकता है। तो ये सारी चीजें जो है ये प्रोजेक्ट की डेफिनेशन में आ जाए। अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट की तरफ देखें तो उसमें बहुत सारी चीजें आपकी शामिल हैं, जैसे हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, नेटवर्क्स में शामिल है। तो ये सारी चीजें जो है मिला के इनके जरिए से आप अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो दिस इज द प्रोजेक्ट, और हमने अपने इन लेक्चर्स में इन्हीं चीजों को देखना है, इन्हीं चीजों को सामने रखना है, और इंशाल्लाह हम इसकी तरफ आगे बढ़ते रहें। स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट्स। हर प्रोजेक्ट के एट्रीब्यूट्स हैं। जैसे हम देखें, जैसे डेटाबेस में हमारी एंटिटीज होती है और उनके एट्रीब्यूट्स होते हैं, इसी तरह हमारे प्रोजेक्ट के भी एट्रीब्यूट्स हैं जो इसके साथ रिलेट करते हैं, इसके साथ तल्लक है उनका। तो वो क्या है? हैव अ यूनिक पर्पस। आपका जो प्रोजेक्ट आप डेवलप कर रहे हैं वो उसका कोई एक खास मकसद होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे यूनिक का मतलब ये है कि आपने बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट बनाने हैं, कोई एक प्रोजेक्ट आप डेवलप नहीं करेंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट आपने डेवलप करने हैं। तो आपका हर प्रोजेक्ट जो है उसका एक अपना मकसद होगा, उसका एक अपना उसकी अपने ऑब्जेक्टिव्स होंगे। ये नहीं हो सकता कि आपने पहले कोई प्रोजेक्ट बनाया तो आप देन दूसरा जो बना रहे हो उसी से रिलेटेड आप बना दें, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। हर प्रोजेक्ट की अपने मकासद हो। प्रोजेक्ट इज अ टेम्पररी, वही बात अगेन जैसे शुरू में हमने डेफिनेशन में हमने बात की कि हर प्रोजेक्ट जो है वो एक लिमिटेड ड्यूरेशन के साथ काम बनाया जाता है। ये नहीं है कि हमेशा के लिए ही वो चलता रहे, नहीं है, उसका एक एंड टाइम भी होता है और स्टार्ट टाइम भी होता है और एंड टाइम भी। डेवलप यूजिंग प्रोग्रेसिव इलेबोरेशन। अब यहाँ स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका जो प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है, आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ये प्रोजेक्ट प्रोग्रेसिवली चलना है। प्रोग्रेसिवली का मतलब ये है कि हर प्रोजेक्ट के डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। अब पहले आपने एक पार्ट्स को डेवलप किया, उसको बनाया, उसके बाद देन आप फर्दर दूसरा प्रोजेक्ट बनाएंगे, दूसरा आप उसको डेवलप करेंगे, तो फिर देन आप थर्ड की तरफ जाएंगे। तो ये आप प्रोग्रेसिवली ये काम करते जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप एक ही वक्त में सभी को शुरू कर लें और उसको करते रहें, नहीं, ये आपका इंक्रीमेंटली चलता रहेगा काम। आप प्रोग्रेसिवली एक करने के बाद दूसरे पे थर्ड पे, तो सो और आप इस तरीके से अपने प्रोजेक्ट को लेके चलेंगे। तो ये प्रोग्रेसिवली ये आपका प्रोजेक्ट जो है वो चलता रहेगा। इस तरह रिक्वायर्ड रिसोर्स। अब यहाँ रिसोर्सेज की बड़ी अहम जरूरत होती है। कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें रिसोर्सेज की जरूरत है। मीन रिसोर्सेज में अगर हम देखें तो बहुत सारी चीजें शामिल हैं, जैसे आपके टीम मेंबर्स हैं, इसके अलावा आपको टेक्नोलॉजिकली बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, आपको इन द ऑर्गेनाइजेशंस आपको रिसोर्सेज की जरूरत है, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं जैसे, उनकी जरूरत होती है। और ये रिसोर्सेज आपको आउटसोर्सिंग भी आपको करनी पड़ सकती है। मसलन एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिसोर्सेज कंप्लीट नहीं है, तो वो बाहर से रिसोर्सेज को लेगा। वो बाहर से, मसलन जैसे अगर उसके पास प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए एक्सपर्ट लोग नहीं है, तो यकीनन वो बाहर से एक्सपर्ट लोगों को हायर करेंगे और उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लाके उनको उनसे काम लेंगे। तो ये रिसोर्सेज जो है ये भी प्रोजेक्ट के एट्रीब्यूट्स में शामिल है। यानी कोई भी प्रोजेक्ट जो है विदाउट रिसोर्सेज कंप्लीट नहीं हो सकता, और इन रिसोर्सेज को एलोकेट करना, इनको मैनेज करना और इनको टाइमली यूटिलाइज करना, ये प्रोजेक्ट के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट है। मीन कोई भी प्रोजेक्ट शुरू हुआ है उसके लिए आपके पास रिसोर्सेज हैं,
तो आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट कि जब आप ये रिसोर्सेज किसी प्रोजेक्ट को एलोकेट कर रहे हैं तो आपने ये चीज पहले से इस चीज को वाजे करना है। हो सकता है आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट चल रहे हो, तो सभी प्रोजेक्ट्स को रिसोर्सेज एलोकेट करना है, उनको देने हैं, तो फिर आपके पास एक शेड्यूल होना चाहिए और उस शेड्यूल के हिसाब से जो है आप उसको आगे लेके चलेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो रिसोर्सेज अपने प्रोजेक्ट को दे रहे हैं वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए और अपनी सही टाइमिंग के साथ आपके प्रोजेक्ट को वो एलोकेट होने चाहिए, उनको मिलने चाहिए और वहां पे प्रोजेक्ट में उनको यूज करना चाहिए। इसी तरह नेक्स्ट, हैव अ प्राइमरी कस्टमर और स्पॉन्सर। स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई भी प्रोजेक्ट जो डेवलप किया जाता है वो उसके कस्टमर्स होते हैं, उसके स्पॉन्सर्स होते हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ पे इनको कंबाइंड देखें तो इनको हम स्टेक होल्डर्स का नाम भी देते हैं। अब बहुत सारे लोग इसके साथ शामिल हैं। कस्टमर जो बंदा प्रोजेक्ट बनवा रहा है, जो डेवलप करवा रहा है, वो आपका कस्टमर है। और स्पॉन्सर्स ये वो लोग होते हैं जो प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट में हेल्पफुल होते हैं या फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट को डेवलप होने में ये फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे लोग जो है ये सारे के सारे जो है ये हमारे स्टेक होल्डर्स में शामिल होते हैं। तो कस्टमर्स और स्पॉन्सर्स किसी भी प्रोजेक्ट के साथ इनका लाजमी तल्लक होता है। तो अगर प्रोजेक्ट के एट्रीब्यूट्स में हम इनको भी देखें तो ये भी शामिल, यानी कस्टमर्स, कोई भी प्रोजेक्ट विदाउट कस्टमर आप उसको स्टार्ट नहीं कर सकते। डेफिनेटली कोई किसी बंदे को जरूरत है तो वो आपके पास आएगा और फिर आप उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे और उसको डेवलप करेंगे। और इसी तरह आपके पास कस्टमर आया है, उसने आपसे कहा है कि हमें प्रोजेक्ट डेवलप करके दें, और फिर देन उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए आपको फंडिंग की जरूरत है, आपको रिसोर्सेज की जरूरत है। तो ऐसी भी लोग होने चाहिए जो ये आपको रिसोर्स और फंडिंग आपको प्रोवाइड करें। तो ऐसे लोग स्पॉन्सर्स में आते हैं। तो ये भी जो है ये आपके प्रोजेक्ट में ये चीज शामिल। तो स्टूडेंट्स ये एट्रीब्यूट्स है हमारे प्रोजेक्ट के। इन प्रोजेक्ट के ये जो प्रोजेक्ट के एट्रीब्यूट्स हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हम अपने प्रोजेक्ट को इन एट्रीब्यूट्स के जरिए से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स अभी हमने प्रोजेक्ट को देखा और इसके एट्रीब्यूट्स को देखा। अब हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट को मैनेज किस तरीके से किया जा सकता है। स्टूडेंट्स ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक ऐसी एप्लीकेशन है, एक ऐसा काम है जिसमें आपके पास स्किल्स, टूल्स और टेक्निक्स होनी चाहिए। यानी आपके पास स्किल्स, टूल्स और टेक्निक्स होनी चाहिए ताकि आप प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें। प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या है? जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आपके पास कस्टमर आया, आपको कस्टमर ने कहा है कि मुझे ये प्रोजेक्ट चाहिए, ये प्रोजेक्ट बना के दें। आप उससे ये पूछेंगे, सबसे पहले ये पूछेंगे कि इसमें क्या फंक्शनैलिटीज होनी चाहिए, इसकी क्या वर्किंग होनी चाहिए, इसके फंक्शन क्या होने चाहिए। तो यही जो आप उससे पूछ रहे हैं ये आप प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स को पूछ रहे हैं। ये यूजर की रिक्वायरमेंट्स है, ये आपके एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स, ये सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स है, ये आप उससे पूछ रहे हैं। तो इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए आप स्किल्स, टूल्स और टेक्निक्स जो है इनको ये आपके पास होनी चाहिए। और इनको जब आप मैनेज कर लेंगे, अपनी स्किल्स को सही तरीके से आप यूटिलाइज कर लेंगे, टूल्स को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, टेक्निक्स जो आप जिनको यूज करते हुए आप प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं वो आप सही तरीके से उनको यूज कर रहे हैं, तो ये जो चीज है ये आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स आपको आवाज आ रही मेरी? जी सर आ रही है। चलें जी, नेक्स्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में
यहाँ पे वो कहता है कि मस्ट नॉट ओनली स्ट्राइव टू मीट स्पेसिफिक स्कोप, टाइम, कॉस्ट एंड क्वालिटी गोल ऑफ द प्रोजेक्ट। स्टूडेंट्स ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। स्पेसिफिक स्कोप, स्कोप क्या चीज है? स्कोप अगर हम इसकी ब्रॉड डेफिनेशन में देखें तो आपका जो प्रोजेक्ट है उस पर कितनी लागत आनी, उस पर कितना टाइम सर्व होना है, उसके लिए हमें कितने रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है, उसकी टोटल फंक्शनैलिटीज क्या है, उसने कितना वर्क करना है, किस किस बाउंड्री के अंदर रहते हुए उसने काम करना है, उसकी फंक्शनैलिटीज क्या है, ये सारी चीजें स्कोप में आ जाती हैं। लेकिन अगर हम शॉर्टली इसको देखें तो हम ये सिर्फ देखते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट ने फंक्शनैलिटीज क्या परफॉर्म करनी है। मतलब मुझे, मेरे पास कोई कॉलेज वाला आया है, मुझे उसने कहा है कि मुझे कॉलेज का सॉफ्टवेयर बना के दे, ये आपके लिए, ये मेरा प्रोजेक्ट है, बना के दे मुझे। तो मैं उससे ये पूछूंगा कि इसमें क्या फंक्शनैलिटीज, इसकी क्या क्या फंक्शनैलिटीज होनी चाहिए। वो मुझे कहेगा कि इसमें अकाउंटेंट के लिए फंक्शनैलिटीज होनी चाहिए, उसका पोर्टल होना चाहिए, इसमें प्रिंसिपल के लिए पोर्टल होना चाहिए, इसमें स्टूडेंट्स के लिए पोर्टल होना चाहिए, और इसमें स्टाफ के लिए पोर्टल होना चाहिए। तो दिस इज द टोटल प्रोजेक्ट एंड वी कैन से दिस इज द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट। अब मैं जो प्रोजेक्ट डेवलप करूंगा ये इसी बाउंड्री में रहते हुए, इसी अहाते में रहते हुए मैं इस प्रोजेक्ट को डेवलप करूंगा। दिस इज द स्कोप। एंड टाइम, टाइम आपका डेफिनेटली, मैंने शुरू से भी कहा कि एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है और एंड हो जाता है, तो इस ये आपका टाइम कितना खर्च होना है ये भी आपने उसको देखना है, और इसके लिए आपको शेड्यूल्स करने पड़े। इस तरह कास्ट को आपने देखना है, कास्ट की एस्टिमेशन होती है, ये चीजें सारी हम इन तमाम चीजों को देखेंगे, बड़ी डिटेल के साथ देखेंगे। एंड क्वालिटी गोल्स ऑफ द प्रोजेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन स्टूडेंट्स। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है या आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है, ये शुरू ही इसलिए की गई है कि आप जो प्रोजेक्ट बनाए, आप जो सॉफ्टवेयर डेवलप करें, वो क्वालिटी वाइज अच्छा होना चाहिए, उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, उसमें एरर्स नहीं होने चाहिए, उसमें प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, वो स्टूडेंट्स को बहुत जल्दी कस्टमर को बहुत जल्दी सेटिस्फाई कर दे। तो इस मकसद के लिए ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। या आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ेंगे या आपने अगर पढ़ी है, तो ये सारी की सारी जो चीज है ये आपकी इसीलिए है कि आपको आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आप जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, वो क्वालिटी वाइज अच्छा होना चाहिए। तो इसलिए जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, इसमें आपने स्कोप को मैनेज करना है, टाइम को शेड्यूल करना है, कास्ट को एस्टिमेट करना है, और आप अपने प्रोजेक्ट में क्वालिटीज को लेके आना है, ताकि आपका प्रोजेक्ट जो है वो एफिशिएंट हो, वो बेहतर तरीके से काम कर सके। बहुत सारी चीजें इसमें शामिल है, कंपैटिबिलिटी होती है, रीयूजेबिलिटी होती है, मेंटेनेंस होती है, करेक्टनेस होती है, ऐसे बहुत सारी चीजें जो आपके इस क्वालिटी में शामिल है। अगेन आगे अगली लाइन पे वो कह रहा है कि आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ये सारी बातें इसलिए लेके आ रहे हैं कि जो लोग इस प्रोजेक्ट के साथ रिलेट है और उनकी जो तवक्कुआत हैं, आप उन तवक्कुआत को पूरा कर सकें। मसला कस्टमर आपसे यही चाहेगा कि आप उसको ऐसा प्रोजेक्ट बना के दें जो उसकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हो और वो अच्छा काम करे, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, ऐसे ये सारी चीजें में शामिल होनी चाहिए। इस तरह आप मार्केट में अपने प्रोजेक्ट को भेजते हैं तो मार्केट वाले ये रिक्वायर कर रहे हो कि आपका जो प्रोजेक्ट आ रहा है या आपका जो सॉफ्टवेयर मेरे पास आएगा, मार्केट में आएगा, तो वो बाकी तमाम प्रोजेक्ट से अच्छा होना चाहिए, बाकी तमाम सॉफ्टवेयर से अच्छा होना चाहिए। तो हर स्टेक होल्डर्स के अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है, इन तवक्कुआत को पूरा करना है। तो दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जी स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे सामने ये इसकी हेडिंग ठीक नहीं है, इसमें हमने फ्रेमवर्क को देखा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को। तो प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए फ्रेमवर्क है। अच्छा, फ्रेमवर्क क्या होता है? फ्रेमवर्क वो तमाम टास्क या एक्टिविटीज या आप समझ लें कि वो जो एक्शंस आप परफॉर्म कर रहे हैं वो सारे के सारे
आपके उनको अगर इकट्ठा कर लिया जाए, उनको कंबाइन कर लिया जाए, तो उसको हम फ्रेमवर्क का नाम देते हैं। तो यहाँ पे जो फ्रेमवर्क है उसके पे बात की। यहाँ पे हमारे सामने एक फिगर है, अगर हम इस फिगर को देखें तो हमें फ्रेमवर्क की समझ आ जाएगी। तो ये सबसे पहले हमारे पास नॉलेज एरिया है ऑफ द फंक्शन है। इसमें आप देख रहे होंगे आपके सामने स्कोप है, टाइम है, कॉस्ट, क्वालिटी है। इस तरह आपके पास टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, और इस तरह प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट है। स्टूडेंट्स, प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट में ये चीज शामिल है कि आप जब प्रोजेक्ट को पार्ट्स में डेवलप करते हैं, मॉड्यूल्स में उसको बनाते हैं, तो देन हर पार्ट को, हर मॉड्यूल को आपको कंबाइन करना होता है, और जब आप उनको कंबाइन करते हैं तो दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। अब प्रोजेक्ट को, उनके पार्ट्स को मिलाना, ये एक इंपॉर्टेंट काम है, और ये इसके लिए आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। जब आप पार्ट्स को मिलाते हैं और उनको आप इकट्ठा करके अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं, चलाते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसमें रेज होती हैं, तो फिर आपने उनको हैंडल करना होता है। तो इसके लिए भी जो है ना, यहाँ पे हमें इन तमाम चीज़ों की उन्होंने बात की हुई है। जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, इसमें शामिल है। इस तरह कम्युनिकेशन मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट है, एंड इस तरह की प्रोक्योर मैनेजमेंट है। ये सारी चीज़ें जो है उस वक्त आपके सामने रेज होती हैं जब आप इंटीग्रेशन का काम करते हैं, और ये सारी चीज़ें आपके सामने प्रॉब्लम्स में आती रहेंगी। इंशाल्लाह पूरे अगले लेक्चर्स में हम इसको जरूर देखें। यहाँ स्टूडेंट्स अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, ये स्टोरेज डिवाइसेस मैनेजमेंट, ये गलत हेडिंग है, इसको मैं ठीक कर दूंगा। तो इसको आपने ये नहीं समझना, ये यहाँ पे फ्रेमवर्क ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया प्रोजेक्ट को, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को, और इस तरीके उस प्रोजेक्ट के एट्रीब्यूट्स को। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये जो आपने अभी लास्ट में फ्रेमवर्क बताया है, इसको एक बार रिपीट कर दें जी सर। अभी लास्ट में जो आपने फ्रेमवर्क बताया है, इसको रिपीट कर दें। जी, फ्रेमवर्क ये चीज है, मैंने अगेन कहा कि कोई भी काम करने के लिए हमें बहुत सारे टास्क की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे एक्शंस की जरूरत पड़ती है, बहुत सारी एक्टिविटीज की जरूरत पड़ती है। तो उन तमाम एक्टिविटीज को जब हम इकट्ठा करके देखें, एक कंबाइंड फिगर में देखें, तो हम उसको फ्रेमवर्क कहते हैं। अब इसी तरह प्रोजेक्ट बनाना है तो उसमें हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत रहेगी। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आपके लेफ्ट साइड पे आपके पास स्टेक होल्डर्स, नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस है। डेफिनेटली स्टेक होल्डर्स, मैंने लास्ट पीछे स्लाइड्स पे भी बात की कि स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जिनका तल्लक प्रोजेक्ट के साथ किसी ना किसी सूरत में होता है, जिनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं सिस्टम के साथ, सॉफ्टवेयर के साथ, प्रोजेक्ट के साथ। अब उनकी रिक्वायरमेंट्स को आपने डेफिनेटली पूरा करना है। किस तरीके से पूरा करना है ये आगे चल के हम इस पे डिटेल से बात करेंगे, लेकिन फिल वक्त ये एक एक्टिविटी है, ये एक टास्क है, इसलिए इसको यहाँ पे शो किया गया है। इसी तरह नॉलेज एरिया, कोर फंक्शंस जो है आपने इसमें जो परफॉर्म करने हैं वो आपके सामने। स्कोप ये मैं आपको बता चुका हूँ, टाइम की बात कर चुका हूँ, कास्ट की बात कर चुका हूँ, क्वालिटी की बात कर चुका हूँ। ये सारे टास्क हैं, या सिर्फ ये लफ्ज लिखे हुए नहीं है, ये यकीनन आपको इसके लिए एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ेंगी, आपको एक्शंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल मैं स्कोप की बात करता हूं, तो आई विल हैव टू फाइंड आउट द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, देन आई कैन स्टार्ट माय प्रोजेक्ट and I can finish my project, and my whole project will depend on the scope of the project that have already defined. तो ये चीजें जो है, ये सारे एक्शंस हैं, ये सारे टास्क हैं जो आपको करने पड़ेंगे। अगेन जैसे प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट है, हमारा प्रोजेक्ट, कोई भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट जो है ये पार्ट्स में बनाए जाते हैं, मॉड्यूल्स में बनाए जाते हैं। आप इनको सेपरेटली मॉड्यूल्स को डेवलप करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी कहा कि कॉलेज का अगर प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें अकाउंटेंट का मॉड्यूल होगा, पोर्टल होगा, प्रिंसिपल के लिए एक मॉड्यूल होगा, पोर्टल होगा, इस तरह स्टाफ स्टूडेंट्स के लिए अलग-अलग से पोर्टल होंगे। ये मेरे मॉड्यूल्स हैं।
मैं इनको जब डेवलप करूंगा तो सेपरेटली डेवलप करूंगा, लेकिन जब डेवलप होने के बाद देन मुझे इनको कंबाइन करना है, क्योंकि प्रोजेक्ट जो है वो सेपरेट मॉड्यूल्स के साथ काम नहीं करेगा, उनको इकट्ठा करना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। अब जब इनको मिलाया जाता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स रेज होती हैं। अब इन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने के लिए हमें टास्क परफॉर्म करने पड़ेंगे, हमें एक्शंस लेने पड़ेंगे, ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। तो उसके लिए यहाँ भी उन्होंने इन तमाम चीज़ों को मेंशन किया। और जैसे यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स आपने किस बंदे के जिम्मे लगाना है कि ये काम करें। इसी तरह कम्युनिकेशन मैनेजमेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। कोई प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है और हर जो अथॉरिटी जो प्रोजेक्ट बनवा रही है, किसी इदारे में बन रहा है, और उस इदारे का जो प्रोजेक्ट मैनेजर है या कोई भी हायर अथॉरिटी है, बनाने वाली टीम के साथ अगर कम्युनिकेशन नहीं करेगी तो वो प्रोजेक्ट कभी भी डेवलप नहीं हो सकता। बन सकता है, हो सकता है बन जाए, लेकिन वैसा नहीं बनेगा जैसे रिक्वायर्ड किया जा रहा है। तो ये कम्युनिकेशन भी जो है ये भी एक टास्क है। इसी तरह रिस्क मैनेजमेंट है। रिस्क इज द अनसर्टेन कंडीशन दैट कैन अकर इन योर प्रोजेक्ट प्रोसेस इन द फ्यूचर। ये कुछ अनसर्टेन कंडीशंस होती हैं जो आपके आने वाले टाइम में आपके सामने आ सकती हैं। तो ये चीजें जो है इनको भी आपको पहले से आइडेंटिफाई करना पड़ता है, और पहले से आपको इनको आइडेंटिफाई करके इनको हैंडल करना पड़ता है। तो दिस इज आल्सो टास्क इंक्लूड इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसी तरह आपका प्रोक्यूरमेंट मैनेजमेंट है। प्रोक्यूरमेंट मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि आपने एक काम करना है तो उससे पहले आपने उसको क्या करना, उससे पहले आप फॉर एग्जाम्पल एक प्रोजेक्ट बन रहा है, कॉलेज के जैसे बन रहा है, तो उसमें जैसे अकाउंटेंट के लिए पोर्टल बन रहा है, तो अकाउंटेंट के लिए पोर्टल बनाने से पहले हमें अकाउंटेंट से डाटा लेना है, और वो डाटा लेके जब हम पोर्टल डिजाइन करेंगे तो उस डाटा को इंटर करके हम इनपुट देंगे और आउटपुट को जाके देखेंगे कि हमारा आउटपुट जो है वो आउटपुट हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आ रही है या नहीं आ रही। तो लिहाजा ये सारी चीजें हमें पहले से करनी है, ये ना हो कि बाद में हमारे लिए प्रॉब्लम्स आए। तो दिस इज आल्सो टास्क। इसी तरह आपने जो टूल्स या टेक्निक इस्तेमाल करनी है ये भी आपको पहले से आइडेंटिफाई करना है। ये सारी चीजों को आपको पहले से देखनी पड़ेगी, इसके लिए आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। ये सारी की सारी चीजें आपकी इस फ्रेमवर्क में शामिल। जी नेक्स्ट। हेलो जी सर, हो गया, समझ आ गई अब। चलें जी, और कोई क्वेश्चन? सर क्वालिटी ऑफ प्रोजेक्ट को एक बार रिपीट कर दें। हाँ जी, क्वालिटी ऑफ प्रोजेक्ट। देखिए आप काम करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं घर में कोई काम करता हूँ, अच्छा भी करूँगा, मिडिल लेवल पे भी करूँगा और बहुत बुरा भी कर सकता हूँ। अब बुरा काम करूँगा तो उसका मुझे कोई रिवार्ड नहीं मिलेगा। मिडिल करता हूँ, चलें कोई उसको एक्सेप्ट कर लेगा। अच्छा काम करूँगा, इट विल बी रिवार्डेड बाय द अदर पीपल्स, वो मुझे उसका रिवार्ड भी मिल सकता है, उसको लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे। तो यहाँ पे कि जो आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आप जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, उसमें आप ये चाहते हैं कि आप आपके प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया जाए, आपका कस्टमर आपसे राजी हो जाए, तो आपको उस प्रोजेक्ट में क्वालिटी लेके आनी है। अब ये क्वालिटी क्या हो सकती है? सबसे पहले आपका प्रोजेक्ट एक्यूरेट होना चाहिए। एक्यूरेट का मतलब ये है कि आपसे जो कस्टमर रिक्वायर कर रहा है, जो वो चाहता है कि आपके सॉफ्टवेयर में ये फंक्शनैलिटीज होनी चाहिए, वो वाली फंक्शनैलिटीज आपकी उसमें लाजमी तौर पे होनी चाहिए। इस तरह करेक्टनेस में आप जो काम प्रोजेक्ट से करवा रहे हैं वो सही अंदाज से करें। फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूं कि मैं जो डेट है वो इंटर करूं न्यूमेरिक में, या सॉरी फिगर्स में डेट को इंटर करूं। मुझसे कस्टमर ये रिक्वायर कर रहा है कि मेरा प्रोजेक्ट जो मुझसे डेट फिगर में सॉरी वर्ड्स में जो है वो मुझसे रिक्वायर करे, लेकिन मैं ये फंक्शनैलिटीज नहीं डालता। मैं कहता हूं नहीं जी आप उसमें डिजिट्स में जो है वो नंबर्स में डेट को इंटर करें, तो आपका कस्टमर आपसे कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा। दिस इज नॉट अ करेक्टनेस, ये सही नहीं है। आपको ये चीज उसमें लानी पड़ेगी। अगर कस्टमर कह रहा है कि आप जो आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो वर्ड्स में डेट को
एज इनपुट ले, तो आपको ये फंक्शनैलिटीज अपने प्रोजेक्ट में डालनी पड़ेगी, लानी पड़ेगी, फिर जाके आप कह सकते हैं कि ये करेक्टनेस है। इस तरह और भी बहुत सारी चीजें, रीयूजेबिलिटी है, आप किसी मॉड्यूल्स को दोबारा से आप उसको कहीं और यूज करना चाहें तो भी आपके प्रोजेक्ट में ये चीज होनी चाहिए। इस तरह मेंटेनेंस है, आप फॉर एग्जांपल आज आपने प्रोजेक्ट डेवलप किया है, आफ्टर 2 इयर्स आप उसमें ये चीज रख देते हैं कि 2 साल बाद अगर मैं इसको अपग्रेड करना चाहूँ, इसके किसी पोर्शन को, हिस्से को अपग्रेड करना चाहूँ, इसको मेंटेन करना चाहूँ, तो मैं ये आसानी से काम कर सकूं, तो ये जो है वो आपका मेंटेनेंस में आ जाएगा। इस तरह कंपैटिबिलिटी होती है। कंपैटिबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपका प्रोजेक्ट सिर्फ विंडो 8 पे नहीं चलना चाहिए, आपका डेवलप किया हुआ प्रोजेक्ट 98 पे 8 पे भी चलना चाहिए और 10 पे भी चलना चाहिए, और दूसरे तमाम प्लेटफॉर्म्स पे आपका प्रोजेक्ट जो है वो ये रन होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है वो आपकी प्रोजेक्ट की क्वालिटी गोल्स हैं। ये अगर आपके प्रोजेक्ट में ये चीजें, अच्छा इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, आपका प्रोजेक्ट यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। मीन आप ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करें अपने प्रोजेक्ट में जो अट्रैक्टिव होना चाहिए, जितने भी कस्टमर्स उसको यूज करें, उसको लोग यूजर यूज करें, तो उनके लिए वो अट्रैक्टिव हो, वो ये ना हो कि वो उसको देखते ही कहें कि जी नहीं नहीं ये तो हमारे लिए देखने में ही अच्छा नहीं है, तो लिहाजा इसलिए वो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, आपका प्रोजेक्ट फेल हो सकता है, तो लिहाजा अट्रैक्टिव होने चाहिए। ये सारी चीजें जो है आपकी क्वालिटी ऑफ गोल हैं आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड। जी थैंक यू सर, क्लियर है। चलिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।